गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध। देखो क्या होता है सहसंयोजक बंध। तो सर्वप्रथम सन 1916 में जी.एन. लुईस ने सहसंयोजक बंध की अवधारणा दी। किसने दी? जी.एन. लुईस ने। और क्या कहा जी.एन. लुईस ने कि सहसंयोजक यौगिकों में क्या कहा? सहसंयोजक यौगिकों में परमाणु अष्टक पूर्ण करने हेतु एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और इस साझेदारी करेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल स्थायी होगा। दैट मीन्स क्या लिख सकता हूँ मैं? तीन इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं तथा स्थायित्व प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो क्या कहा सर्वप्रथम जी.एन. लुईस ने कि सहसंयोजक यौगिकों में जो परमाणु हैं वो अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने हेतु क्या करते हैं? एक, दो या फिर तीन इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं और इस साझेदारी से क्या करते हैं? वो स्थायित्व प्राप्त करते हैं। यानी सहसंयोजक बंध की अगर मैं परिभाषा दूं तो क्या कहूँगा कि इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता है। क्या कहता हूँ? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है। अब देखो, अब यूँ कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो साझेदारी होती है, अगर वो दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर साझेदारी करते हैं, यानी दो परमाणुओं के मध्य अगर साझित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, यानी मैं दोनों परमाणु क्या करें? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें, तो इससे बनने वाला बंध क्या कहलाता है? एकल बंध। क्या बंध कहलाता है? एकल बंध। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, एकल बंध। लेकिन अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें तो बनने वाला बंध क्या कहलाता है? द्विबंध। और द्विबंध को कैसे करते हैं डिनोट? इस तरीके से। और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें, दोनों एटम, यानी साझेदारी करने वाले दो परमाणु के मध्य अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो बनने वाला बंध जो है वो क्या होता है? त्रिबंध। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं, एक तो मैं बात करता हूं
अमोनिया की, और दूसरी मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की। तो देखो क्या होता है, अमोनिया की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो अमोनिया की जो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। जबकि नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो हम बोलते हैं इस तरीके से होती है। यानी अमोनिया में 3 एकल बंध हैं, अमोनिया में 3 एकल बंध हैं। यानी ये तीनों जो हैं, ये तीनों क्या हैं, एकल बंध हैं, ना कि त्रिबंध। 3 क्या हैं, एकल बंध, ठीक है। जबकि नाइट्रोजन के बीच में ये क्या प्रेजेंट है, त्रिबंध। क्या प्रेजेंट है, त्रिबंध, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। सेम ऐसे ही मैं बात करूं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बात करूं तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ये बनने वाला जो बॉन्ड है ये है द्विबंध। क्या है, द्विबंध, ठीक है। यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन की और इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन की। यानी टोटल अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करूं कि कितने इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, तो एक युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए दोनों के बीच में, ठीक है। इसको ऐसे बताऊं मैं, जैसे कि नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बोलता हूँ 1s2 2s2 2p क्या 3, ठीक है। 1s2 2s2 2p 3। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो सेम ऐसे ही दूसरे नाइट्रोजन का भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और 2 नाइट्रोजन जो है, 2 नाइट्रोजन और उन दोनों के पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अनपेयर्ड है। क्या हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अनपेयर्ड हैं। और बाह्यतम कोश में ये देखो, ये 2s ये एक लोन पेयर, ये देखो मैंने 2s ये एक लोन पेयर दिखा दिया, ठीक है। और ये 2p में ये देखो 3 क्या हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या हैं ये, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, साझेदारी, और साझेदारी करके और क्या बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि किसी भी बंध में बनने वाला पहला जो बंध होगा, पहला बंध, किसी भी बंध में बनने वाला पहला बंध हमेशा सिग्मा बंध होता है। कैसा होता है, पहला बंध हमेशा क्या होता है, सिग्मा बंध। जबकि आगे बनने वाले दोनों बंध, दूसरा और तीसरा, ये दोनों क्या होते हैं, पाई बंद होते हैं। क्या होते हैं, पाई बंद होते हैं। जैसे कि अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में ये एक तो क्या है, सिग्मा बंद है, लेकिन ये बचे हुए दोनों ये क्या हैं, पाई बंद है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का कि बनने वाला पहला बंध क्या होता है, सिग्मा बंद होता है, और दूसरा बॉन्ड क्या होता है, पाई बंद होता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पाई बंध का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। क्या कह रहा हूं, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए पहले एक क्या बनाना पड़ेगा,
सिग्मा बंध बनाना पड़ेगा। पहले एक क्या बनेगा, सिग्मा बंध, क्या बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। देन फिर उसके बाद पाई बंध बन सकता है। यानी पाई बंध कभी भी अकेला नहीं बनता, पाई बंध अकेला नहीं बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पाई बंध अकेला नहीं बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सहसंयोजकता की। देखो क्या होती है सहसंयोजकता। सहसंयोजकता लिखना है इसमें कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए एक अणु में परमाणु द्वारा बनाए गए कुल बंधों की संख्या को उस तत्व की सहसंयोजकता कहते हैं। क्या कह रहा हूँ कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए किसी एक अणु में परमाणु द्वारा बनाए गए कुल बंधों की संख्या को उस तत्व की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं अमोनिया की, ठीक है, किसकी बात करूं, अमोनिया की। तो अमोनिया में नाइट्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1s2 2s2 2p3। यानी कि बाह्यतम कोश में 2p उपकोश में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 1s2 और ये 2s2। और ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ में और क्या कर लेते हैं, बंध बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बंध बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास में क्या प्रेजेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए एक अणु में परमाणु द्वारा बनाए गए कुल बंधों की संख्या को उसकी क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन ने और 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 3 क्या बना दिए, एकल बंध बना दिए। और बाह्यतम कोश में ये देखो 2s, बाह्यतम कोश में एक क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसने कितने बंध बनाए, टोटल 3 बंध बनाए। कितने बंध बनाए, 3 बंध बनाए। इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। अब देखो, यदि बाह्यतम कोश में कोई कक्षक अगर खाली है तो सहसंयोजक बंध जो है वो उत्तेजित अवस्था में भी बन सकता है। क्या कह रहा हूँ कि अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, लिखना एक लाइन, लिखना, यदि बाह्यतम कोश में कक्षक खाली है तो सहसंयोजक बंध
उत्तेजित अवस्था में बनते हैं, उत्तेजित अवस्था में बनते हैं। ठीक है, उत्तेजित अवस्था में बनते हैं। देखो कैसे, जैसे कि मैं बात करूं फास्फोरस की, किसकी बात करें अपन, फास्फोरस की। तो फास्फोरस के अगर परमाणु क्रमांक की बात करूंगा तो मैं बोलता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ये फास्फोरस का परमाणु क्रमांक हो गया। ठीक है, तो इसकी ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं, फास्फोरस के ग्राउंड स्टेट की मैं बात करूं, मूल अवस्था की मैं बात करूं, तो मूल अवस्था में इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं कि तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अयुग्मित होते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि नाइट्रोजन में एक क्या होता है, 3D कक्षक, और 3D कक्षक जो होता है वो कैसा होता है, खाली। ठीक है, ये 3p और ये 3D। ठीक है, अब मैं अगर इसकी रिएक्शन अगर करवाऊँ, यानी कि मैं इसकी क्रिया अगर क्लोरीन के साथ में कराऊँ, तो क्लोरीन के अगर 3 परमाणुओं के अगर रिएक्शन करवाऊँगा मैं क्लोरीन की, तो ये तीनों परमाणु 3p कक्षक के साथ क्या बना लेंगे, बंध बना लेंगे और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे किसकी, PCl3 का। लेकिन यही बात अगर मैं ऐसे कहूँ कि अगर 3s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन ये 3d है, ये क्या है, 3d है, p नहीं 3d। ठीक है, हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 3d में चला जाता है। तो फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट्स की बजाय अगर मैं फास्फोरस की एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करूं, यानी उत्तेजित अवस्था की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, उत्तेजित अवस्था की, तो उत्तेजित अवस्था में फास्फोरस के पास कुल 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुल कितने, 5, एक ये 3 और एक ये 5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 अयुग्मित है। अब ये कितने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकता है, टोटल 5 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकता है, और 5 क्लोरीन के साथ सहसंयोजक बंध बना के और एक इसका फॉर्मेशन करेगा, PCl5 का फॉर्मेशन कर सकता है। अब देखो, इसलिए ये कहता हूँ कि फास्फोरस में क्या हो रहा है, 3D कक्षक खाली है, 3D कक्षक क्या है, खाली है। तो 3s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जाता है, 3D में चला जाता है। लेकिन इस 3s से 3D कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को बोलते हैं एक्साइटेड एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी या क्रमोन्नयन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, क्रमोन्नयन ऊर्जा। ठीक है, क्या बोलता हूँ, क्रमोन्नयन ऊर्जा। ठीक है, और ऐसे परमाणु जिनका बाह्यतम कोश क्या हो, खाली हो, उनमें वो परमाणु क्या दिखाते हैं, एक्साइटेड एनर्जी से अपनी परिवर्तनशील क्या दिखाते हैं, संयोजकता दर्शाते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल से समझा कि फास्फोरस जो है ग्राउंड स्टेट में सिर्फ क्लोरीन के 3 परमाणुओं के साथ रिएक्शन करके PCl3 का फॉर्मेशन करता है, लेकिन वही फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में, किसमें, एक्साइटेड स्टेट में, और अपने 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि अब की बार 3s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया,
3D में चला गया तो टोटल 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 5 क्लोरीन के साथ में क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं और किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, PCl5 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही बात मैं नाइट्रोजन के लिए बोलूं कि क्या NCl5 बन सकता है, क्या NCl5 बन सकता है, तो देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 1s2 2s2 2p3। हम जानते हैं कि 2p में D कक्षक जो है वो नहीं होता, D कक्षक नहीं होता है। ये 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2p के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन जो है वो ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, अयुग्मित 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है। और क्या नाइट्रोजन में एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, तो मैं बोलता हूँ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास में रिक्त कक्षक उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है? रिक्त कक्षक उपलब्ध नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन सिर्फ क्या बनाता है, NCl3 तो बनाता है लेकिन NCl5 नहीं बना पाता। ठीक है, जबकि फॉस्फोरस में हमने देखा कि फॉस्फोरस जो है अपनी ग्राउंड स्टेट में तो क्या बनाता है, PCl3 बनाता है, जबकि अपनी एक्साइटेड स्टेट में क्या बनाता है, PCl5 बनाता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस के पास क्या प्रेजेंट है, रिक्त D कक्षक क्या है, उपस्थित है, और रिक्त D कक्षक क्या है, वो खाली है। क्या है? खाली है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं सल्फर की। किसकी बात करें? सल्फर की। ठीक है, तो सल्फर की अगर मैं बात करूँगा तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात करता हूँ तो बोलता हूँ 3s2 3p4 और ये 3d खाली। ठीक है, तो अगर मैं सल्फर के ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं, किसकी? ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर क्या बनाता है, कितनी सहसंयोजकता दर्शाता है? ग्राउंड स्टेट में अगर सहसंयोजकता की अगर मैं बात करूं तो कितनी दर्शाता है? सिर्फ 2, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं? सिर्फ 2 ही, 2 ही क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, खाली की बात नहीं है। ग्राउंड स्टेट में सल्फर के पास कितने? सिर्फ 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्राउंड स्टेट में ये अपनी सहसंयोजकता कितनी दर्शाता है? 2 दर्शाता है। और क्या बनाता है? SF2 बना सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सल्फर की एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सल्फर की एक्साइटेड स्टेट में क्या बोल सकता हूं कि अब की बार ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जाए, 3D में चला जाए। ये 3p है और ये 3d है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, 3D में चला जाए। तो अब की बार सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सहसंयोजकता अब की बार कितनी दर्शाता है, तो बोलता हूँ 4, तो क्या बना सकता है, SF4 बना सकता है। ये तो ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट की बात हो गई। अगर मैं सल्फर की एक्साइटेड स्टेट सेकंड की बात करूं तो अब की बार इलेक्ट्रॉन कहाँ से चला जाएगा, 3s से और 3d में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, 3s से 3d में चला जाएगा। ठीक है, और टोटल अब की बार कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। और 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो टोटल सहसंयोजकता की अगर मैं बात करूं तो कितनी,
सह संयोजकता की अगर मैं बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, सह संयोजकता की अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी है, 6। और ये क्या बना सकता है, SF6 बना सकता है। यानी सल्फर जो है वो कौन कौन सी संयोजकता दर्शाता है, 2B, 4B और 6B। यानी परिवर्तनशील सह संयोजकता दर्शाता है। क्या दर्शाता है, परिवर्तनशील सह संयोजकता। ठीक है, परिवर्तनशील सह संयोजकता दर्शाता है। ठीक है, तो हमने बात करी सह संयोजक बंध की। तो हमने क्या बोला सबसे पहले कि सह संयोजक यौगिकों में परमाणु जो है वो अष्टक पूर्ण करने हेतु 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और स्थायित्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, सह संयोजक बंध कहलाता है। अगर दो परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो एकल, और 2-2 की करते हैं तो द्विबंध, और 3-3 की करते हैं तो त्रिबंध। फिर हमने देखा कि अमोनिया में 3 एकल बंध बनते हैं, जबकि नाइट्रोजन में 1 त्रिबंध बनता है। ध्यान से देखो, अमोनिया में 1 त्रिबंध और नाइट्रोजन के पास में 1-1 क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर है। अब यहाँ देखो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ कितनी हो गई, ये देखो 3 बॉन्ड का मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन के पास में ये देखो अष्टक पूर्ण हो गया, ये वाला, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऐसे ही सेम इसके पास में भी टोटल ये कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो अष्टक पूर्ण हो गया। सेम ऐसे ही अमोनिया की मैं बात करूं तो टोटल कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 4 और 6 और 2 ये 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। ठीक है, अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए ये रूल लागू नहीं होता। हाइड्रोजन जो है उसमें सिर्फ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाइड्रोजन में मैक्सिमम, सिर्फ हाइड्रोजन में मैक्सिमम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल 1s ऑर्बिटल होता है, और 1s ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, फिर हमने नाइट्रोजन के लिए देखा कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ये हमने देखा। यहाँ देखो, ये देखो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, और ये देखो टोटल इस नाइट्रोजन पे भी टोटल कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने बोला कि बनने वाला पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा और तीसरा बॉन्ड हमेशा क्या होता है, पाई बॉन्ड। ये चीज़ हमने देखी। सह संयोजकता की हम बात करें तो क्या कह रहा हूँ कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए एक अणु में परमाणु द्वारा बनाए गए कुल बंधों की संख्या को क्या कहते हैं, उसकी सह संयोजकता कहते हैं। नाइट्रोजन जो है अपनी ग्राउंड स्टेट में 3 क्या रखता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है, और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। इसलिए नाइट्रोजन की सह संयोजकता कितनी है, नाइट्रोजन की सह संयोजकता 3 है। ऐसे हमने फास्फोरस की बात करी तो ग्राउंड स्टेट में हमने बात की, तब हम बोलते हैं कि ये क्या बनाता है, PCl3। यानी ग्राउंड स्टेट में इसकी सह संयोजकता कितनी है, 3 है। जबकि एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूँ, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट की हम बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब की बार ये क्या बना सकता है, PCl5 बना सकता है। ये हमने देखा। NCl5 नहीं बनता, ये भी हमने देखा, क्योंकि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष कौन सा है, 2p। सो क्या है, 2, बाह्यतम कोष 2 है। और हम जानते हैं कि बाह्यतम कोष में इसमें खाली रिक्त कक्षक नहीं होता, खाली रिक्त कक्षक नहीं होता है। अतः नाइट्रोजन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर सकता, क्रमोन्नत नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे हमने सल्फर की बात करी। सल्फर में इसकी सह संयोजकता जो है वो परिवर्तनशील सह संयोजकता दर्शाता है। परिवर्तनशील सह संयोजकता में 2, 4 और 6 शो करता है। ठीक है,
ऐसे ही नेक्स्ट आगे हम देखें कि आयोडीन की अगर मैं बात करूं, इसकी मैं बात करूं, आयोडीन की मैं बात करूं, तो आयोडीन के बाह्यतम कोष जो है 5s होता है। कौन सा होता है? 5s। और 5p और ये हो गया 5d। ठीक है। तो आयोडीन की ग्राउंड स्टेट की मैं बात करूं तो ग्राउंड स्टेट में आयोडीन के पास में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन आयोडीन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करूं, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट की मैं बात करूं, तो एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, तो टोटल 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। आयोडीन के एक्साइटेड स्टेट सेकंड की बात करूं तो 5 इलेक्ट्रॉन, और आयोडीन के एक्साइटेड स्टेट थर्ड की मैं बात करूं तो 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कितने? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और जितनी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे सहसंयोजकता भी उतनी होगी, सहसंयोजकता भी उतनी ही होगी। यानी आयोडीन जो है वो 1, 3, 5 और 7 परिवर्तनशील क्या दर्शाता है? सहसंयोजकता दर्शाता है। ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सहसंयोजक यौगिकों के गुण। क्या पढ़ेंगे? सहसंयोजक यौगिकों के गुण। ठीक है। आज के लिए इतना।